यस। ओके, तो मैं अभी आपके सामने ये बात रख रहा था कि ये जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, एक तो इनकी सिर्फ दो फॉर्म्स होती हैं, विल का वुड है, शैल का शुड है, और ये उसकी पास्ट फॉर्म है। अब इनके यूजेजेस क्या हैं उनको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। फर्ज करें कि अगर हम बात करते हैं कि फर्ज करें ये मे है, तो मे के कितने इस्तेमाल हैं, इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक अलग कहानी है कि मे को हम प्रोबेबिलिटी के लिए शो कर इस्तेमाल कर सकते हैं, परमिशन के लिए शो कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अभी हम सिंपली जो डिस्कस हमने करना है वो सिर्फ ये करना है कि हम मेन वर्ब का इस्तेमाल कौन सा करते हैं इनके बाद। तो इनके बाद हमेशा आपने पहली फॉर्म लगानी है, कभी मुमकिन नहीं है कि इसके बाद सेकंड फॉर्म आ सके, थर्ड आ सके, इन फॉर्म आ सके, ऐसा आ सके, वो कभी मुमकिन ही नहीं है कि वो आ सके। एक पहला रूल तो हमारा ये है। उसके बाद दूसरा रूल हमारा ये है कि ये जो डू है, डज है और लेट है और डू है, इसके बाद भी हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एक सूरत हो सकती है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म की बजाय कोई और फॉर्म अगर फर्ज करेंगे इन फॉर्म आ जाती है, तो वो वर्ब नहीं होगा, वो नाउन होगा, वो कोई और चीज होगी, या इस ये जो है प्रपोजिशन के तौर पे वहां आएगा। अगर टू के बाद पहली फॉर्म है तो ये हमेशा इंफिनिटिव होगा, और अगर टू के बाद इंग आ रही है तो फिर ये टू जो है इंफिनिटिव तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, बल्कि ये एज अ प्रपोजिशन के तौर पे आएगा। जब प्रपोजिशन की बात होगी आगे पॉइंट आने लगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे हमारा ये आ गया, ठीक है। अभी तक हमने दो पढ़े हैं। पॉइंट नंबर 1 पे ये है कि मॉडल्स ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म एंड डू डज इवन सॉरी वन इज लेफ्ट दैट इज डिड। डिड के बाद में हमेशा हमारी क्या, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये अभी तक हमने दो रूल्स पढ़े, ठीक है। नंबर 3 हैज, हैव, हैड, इनके बाद वर्ब की हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की फॉर्म इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं, इसको ग्रामेटिकली हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल की फिर दो कैटेगरीज होती है, एक होती है एक्टिव पास्ट पार्टिसिपल और दूसरा होता है पैसिव पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि जब आप थर्ड फॉर्म को बी फॉर्म के बाद लगाते हैं एज इन पैसिव सेंटेंसेस, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस वक्त जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसको हम कहते हैं पैसिव पास्ट पार्टिसिपल। और अगर ये हैज हैव हैड के बाद आती है तो फिर हम इसको कहते हैं एक्टिव पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव वॉइस में आ रही है थर्ड फॉर्म तो एक्टिव पास्ट पार्टिसिपल है, और अगर पैसिव वॉइस में आ रही है तो हम इसको कहते हैं पैसिव पास्ट पार्टिसिपल। इन दोनों में थर्ड फॉर्म यूज होती है, फॉर्म थर्ड ही होगी, इसके बाद भी हमेशा थर्ड होगी, और पैसिव में भी हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। एक ही फॉर्म होती है। एक्टिव वॉइस में हमारे 5 कैटेगरीज हैं वर्ब की जो इस्तेमाल होती हैं। पहला उसको इंफिनिटिव कहते हैं, बेस फॉर्म कहते हैं, रूट फॉर्म कहते हैं, ये उसके नाम है। और उसके बाद प्रेजेंट टेंस होता है, उसके बाद पास्ट टेंस होता है, उसके बाद प्रोग्रेसिव टेंस होता है जिसको इन फॉर्म कहते हैं, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल होता है जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। अच्छा, ये फॉर्म। अच्छा, इसके बाद नंबर 4 पे है। अच्छा, नंबर 4 पे ये है कि प्रपोजिशन है। ये जो प्रपोजिशंस होती हैं जितनी भी होती हैं, फर्क करें कि इन है, ऑन है, एट है, फॉर है, फ्रॉम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके बाद बेटा जी हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। इनके बाद क्या आता है, हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। इसके साथ ही चलिए अगर हम एक और आपको बता दें, इसको ऐड कर देते हैं कि ये जो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, पोजेसिव, जिसको हम पोजेसिव प्रोनाउंस भी उनको कहते हैं, मसलन माय है, आवर है, योर है, ठीक है, और हर वगैरह इस तरह डियर है, इनके बाद भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन आएगा। प्रपोजिशन के बाद कभी मुमकिन नहीं है कि नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई चीज आ सके, आई मीन कि कोई वर्ब आ सके, कोई उस तरह की नहीं। इसके बाद किसने आना है, हमेशा नाउन ने आना है। अब ये अलग एक कैटेगरी है, अलग लेक्चर उसका हो सकता है कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि अब नाउन की शक्लें कौन कौन सी हैं। अ नाउन मे टेक डिफरेंट फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल इंग फॉर्म में भी नाउन हो सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी नाउन हो सकता है, आपका जो है वो जो टू इंफिनिटी
एडजेक्टिव है उसमें भी नाउन हो सकता है, जेरंड भी नाउन जब इन फॉर्म को इसमें वो भी नाउन हो सकता है, प्योर नाउन भी हो सकता है। इस तरह जब आप एडजेक्टिव के साथ दा लगा देते हैं तो वो भी प्लूरल नाउन बन सकता है। तो नाउन के दो मुख्तलिफ शक्लें हैं। नाउन सिर्फ इतना नहीं है कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये वॉल है और ये डेस्क है, ठीक है, ये सिर्फ ये तो प्योर नाउन है, ठीक है। लेकिन कुछ नाउन्स होते हैं जिनको आप जो है वो आप उनको मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद जो है हम उसको जो है वो नाउन कहते हैं। अपना जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि फर्दर में कहता हूं द कॉन्सर्ट वाज अम्यूजिंग। अगर मैं द कॉन्सर्ट वाज अम्यूजिंग, अम्यूजिंग, अब अगर इस तरफ हम चले जाएं तो फिर ये अलग चीज है। अब ये इंग फॉर्म जो है, अगर तो हम सिर्फ इतनी सी भी बात करें कि इंग की कौन कौन सी शक्लें हैं, वो भी अलग बात है कि बेटा इंग कभी उसमें वर्ब में आ जाता है, कभी नाउन में आ जाता है, और कभी ये एडजेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह इसके इस्तेमाल, ये इसको हम किसी दिन अलग से जो है इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल इसको छोड़ते हैं। अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं 5 रूल्स, ठीक है। नंबर 1 पे ये वाला था मॉडल्स वाला, नंबर 2 पे ये था डू डज डिड और लेट के बाद टू लगता है, और हैड के बाद थर्ड फॉर्म है, और नंबर 4 पे क्या है, प्रीपोजिशन के बाद वी ऑलवेज यूज नाउन और प्रोनाउन, और मे बी नाउन फ्रेज, ठीक है। वो नाउन की कोई भी कैटेगरी हो सकती है। और नंबर 5 पे फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, और जिसमें माय और वगैरह ये जो है जिसको हम पोजेसिव जो केस है उसका प्रोनाउन को, उसके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। ये हमने अभी तक 5 रूल जो है पढ़े। इसके बाद नंबर 6 पे आते हैं, और ये बहुत अहम है जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं। चलिए नंबर 6 पे है हमारे पास जो रूल है वो ये है कि जब आप सब्जेक्ट स्टार्ट में लगाते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर बी फॉर्म आ जाए, बी फॉर्म में क्या है, इज, आर, एंड, वाज, वर, और उसमें है बीइंग आएगा, बीइंग या बी वैसे बी वो है हमारी बेस फॉर्म है, और इसके बाद हमेशा हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और ये फिक्रा एक्टिव वॉइस होगा। एक्टिव वॉइस ये अलग चीज है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, उसको फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर स्टार्ट में सब्जेक्ट आए और उसके बाद बी फॉर्म आ जाए, इस आर में से, ये बेसिकली एक ही फॉर्म है, बी है। जैसे किसी भी वर्ब की एक्सेप्ट मॉडल वर्ब्स, हर वर्ब की 5 कैटेगरीज होती है, ठीक है, जिसमें आप बेस फॉर्म जिसमें लगाते हैं, टू फॉर्म जिसको कहते हैं, टू फॉर्म भी है, बेस फॉर्म भी है। और दूसरी फर्क करें, मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं गो। नंबर 1 गो, प्रेजेंट टेंस है उसका गोस, उसका पास्ट टेंस है वेंट, और उसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म है गोइंग, और उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है गॉन। तो ये 5 उसकी शक्लें हैं। इसी तरह बी की भी 5 शक्लें हैं। ये मेन वर्ब है, और हमारे पास जो इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब है, देयर आर जस्ट 3 हेल्पिंग वर्ब्स, बी, डू, हैव, बी, डू और हैव, बी, डू, हैव। हमारे पास सिर्फ ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, बाकी मॉडल वर्ब्स हैं। अब ये जो हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब्स है, अब इनकी 5 शक्लें हैं, बाकी जैसे दूसरे वर्ब्स की हैं। इसी तरह अभी हमने सिर्फ बी को डिस्कस किया है कि बी की 5 शक्लें हैं। नंबर 1 पे है इज, आर, एम, ये प्रेजेंट टेंस है, वाज पास्ट टेंस है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, और ये बेस फॉर्म है, और एक बीइंग होती है। लेकिन बीइंग का इस्तेमाल यहां भी नहीं होगा, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। बहरहाल इसकी भी 5 शक्लें हैं। अगर स्टार्ट में सब्जेक्ट आए तो फिर हमेशा बी के बाद क्या आएगा, इंग फॉर्म। इसको आपने ध्यान से कर लें। कभी मुमकिन नहीं है कि बी के बाद फिर कोई और फॉर्म आ सके। एक फिक्र सिर्फ आपके लिए लिख देता हूं, बस लिखता हूं कि आई एम टीचिंग, ये हम क्या है, बी फॉर्म, और उसके बाद क्या आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गई। तो ये हमारा रूल नंबर 6 है। अब आ गया हमारे पास रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में ये है, अगर सब्जेक्ट की जगह अगर आ जाए ऑब्जेक्ट,
फिर यही बी फॉर्म, अब मैं सिंपली बी फॉर्म लिखता हूँ, इनको लिखने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पांचों जो समझेंगे हम इसको कॉपी कर देंगे बी फॉर्म, और बेटा इसके बाद हमेशा वर्ब थर्ड इस्तेमाल होगा। अगर स्टार्ट में ऑब्जेक्ट आए और उसके बाद बी फॉर्म से मुराद हमारे ये फॉर्म्स हैं, ये इनमें से कोई एक आए तो उसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, और वो फिक्रा भी हमेशा पैसिव वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा, ठीक हो गया। अब रूल नंबर 7 है, ये हमारी इसमें यूं कह लेंगे हमारे 12 टेंसेस इसमें क्लियर हो रहे हैं। अगर वो थोड़े से आगे में ये इसमें चले, अगर इसमें डिस्कस करें तो हमारे 3 कंटिन्यूस के बनते हैं, और 3 उसके बनते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस के बनते हैं, 6 उसके बनते हैं, और 8 टेंसेस इसमें बनते हैं। सिर्फ एक में 8 टेंसेस बनते हैं। इसके अगर इसको डिटेल में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम मुझे समझ आ जाएगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे, और फिर ये बता दो, अगर if a subject comes in the beginning of a sentence, that is called active voice. If there is object in the beginning of a sentence, that is called passive voice. ठीक है। अच्छा, अब पैसिव क्या है, एक्टिव क्या है, इसको फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसका एक फिक्र बनाता हूँ। सपोज आई से मैं कहता हूँ कि the chair is repaired. The chair is repaired. अब the chair क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस क्या है, बी फॉर्म है, और repaired क्या है, ये वर्ब थर्ड है। देखा आपने, तो ये है मेन वर्ब। अभी जो मैंने आपको बताया कि इज आरएम का इस्तेमाल क्या है, यानी बी फॉर्म का इस्तेमाल क्या है, और मैंने 6 नंबर रूल आपको बताया जिसमें ये एक्टिव वॉइस इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट स्टार्ट में आता है, हमेशा सब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा जब फिक्रा एक्टिव का होगा, और जब फिक्रा पैसिव का होगा तो वहां ऑब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट में आएगा। और एक और आपको मैं एक असूल बता दूं कि ये जो बी फॉर्म है, बी से मुराद हमारी क्या है, बी से मुराद वही इज है बात। अच्छा, बी फॉर्म के बाद मेन वर्ब के अलावा ये तो 2 चीजें आ गई कि फर्क करेंगे। बी के बाद हम इन फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं, बी फॉर्म के बाद इन फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं, और बी फॉर्म के बाद हम वर्ब थर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बी फॉर्म के बाद आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये आ सकता है एडजेक्टिव इस्तेमाल करते। इसकी मिसाल क्या है, बी फॉर्म के बाद क्या आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि शी इज हैप्पी, ये हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। तो अभी मैंने पढ़ा कि बी फॉर्म के बाद 3 चीजें आ सकती हैं। एक तो इन फॉर्म आ सकती है, कब आ सकती है, जब स्टार्ट में सब्जेक्ट आए। बी फॉर्म के बाद वर्ब थर्ड आ सकता है, कब आ सकता है, जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आए। बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि बी फॉर्म के बाद नाउन आ सकता है, या प्रोनाउन आ सकता है, या नाउन फ्रेज आ सकता है। मसलन मैं ये कहता हूं कि शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, तो ये इज है, तो इसको हमने कैसे इस्तेमाल किया, इसके बाद हमने नाउन लगा दिया। ये हमारा रूल नंबर 8 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि आप इसी बी फॉर्म को एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके बाद मेन वर्ब नहीं आएगा, फिर यही मेन वर्ब होगा। और यह हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपने चीजों को की कंडीशन या स्टेट उनकी जो है एक्सप्लेन करनी होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट करें, मैं कहता हूं the sky is blue। ये देखें, अब ये जो बी फॉर्म है ये अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं आ रही, ये मेन वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब है। अगर आप इसके बाद इंग फॉर्म लगा दें, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप इसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दें तो ये बी फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर इसके बाद वर्ब नहीं आ रहा तो ये इटसेल्फ क्या होगी, मेन वर्ब के तौर पे आएगी। The sky was blue। अब जिस तरह फिर आगे मर्जी आप इसकी फिक्र बना ली। अच्छा, अभी हमने अभी तक कितने रूल्स पढ़े, 8 रूल पढ़े। अच्छा, नंबर 9 पे चलते हैं।
ये है कि हमने पढ़ा था कि फर्क करें इफ वाले, चले इफ वाले फिक्रे पढ़ लेते हैं। इफ वाले फिक्रे होते हैं इफ क्लॉजेस। अच्छा, इसकी दो हिस्सा में, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। इफ क्लॉज और मेन क्लॉज के दो हिस्से होते हैं, इसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली चार होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे है उसको हम कहते हैं जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल। और नंबर 2 पे है हमारे पास है फर्स्ट कंडीशनल। अच्छा, और नंबर 3 पे है हमारे पास सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल। नंबर 4 पे है थर्ड कंडीशनल। ये चार हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जीरो कंडीशनल वो होता है द सेंटेंसेस व्हिच डील विद फैक्चुअल सेंटेंसेस, फैक्ट्स एंड रियलिटीज। ऐसे फिक्रे जो रियलिटीज को डील करते हैं और उनको हम कहते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। उसमें ये है, उसका स्ट्रक्चर ये बनता है कि इफ लगाते हैं हम स्टार्ट में, सॉरी इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे हिस्से में हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका फॉर्मूला है कि जीरो कंडीशनल ये है। फर्स्ट अगर मैं कहता हूं कि इफ आई सॉरी चलिए if he boils water sorry if गलत हो गया, if he वो था कि sorry if he boils water at 100 cc, the water changes its temperature। ये फिक्रा हमने लिखा इसको। अच्छा, ये एक फैक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल क्या है? फर्स्ट कंडीशनल पहले ये होता है कि फर्स्ट कंडीशनल शोज पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको जाहिर करने के लिए। इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि आप इफ लगाते हैं, इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है और इसके बाद आप विल या शैल, मे वगैरह, और उसके बाद हमेशा हम पहली फॉर्म लगाते हैं। मतलब बाद में फ्यूचर हाँ, फ्यूचर चला जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट कह लें या विल शैल का कह लें आप, तो उसके बाद हमेशा पहली फॉर्म लगेगी। फर्दर मैं लिखता हूं कि इफ she works hard she will pass, she will pass। आप इस तरह करें, पहले हिस्से में क्या है, इफ तो लाजमी आना है, ठीक है। if she works hard प्रेजेंट इंडेफिनिट she will pass, ये हमारा आ गया फर्स्ट कंडीशनल। अब सेकंड कंडीशनल क्या है बेटा? सेकंड कंडीशनल का हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह बनता है। अब इसको हम इरेज करते हैं, तो हम यहां लगाते हैं, यहां लगेगा वर्ब टू यानी पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब टू यानी पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के बाद विल की जगह वुड आ जाएगा और शैल की जगह शुड आ जाएगा। ये भी हमारा फॉर्मूला है कि पास्ट ऑलवेज पास्ट, पास्ट फॉलोज पास्ट, पास्ट के बाद पास्ट ही आ सकता है। आप अगर इन्वर्टेड कामास में कुछ चीज आ रही है, कोई रीजन कोटेशन आ रही है, इन्वर्टेड कामास में आ रही है, फिर तो कोई भी टेंस आ सकता है। लेकिन अगर आप पहले हिस्से में पास्ट लगा रहे हैं तो फिर मुमकिन नहीं है कि दूसरे हिस्से में जो है वो प्रेजेंट फॉर्म उसकी आ रही या फ्यूचर की कोई फॉर्म आ सके, तो उससे पास्ट फॉर्म में ही आना है। तो सेकंड फॉर्म हमारा ये बनेगा कि इफ के बाद जहां वर्क्स था ये चेंज हो जाएगा, वर्कड में सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। इफ शी वर्कड हार्ड शी विल पास, सॉरी अब विल को भी आपने चेंज करना है, ये है ना हमारा फॉर्मूला, शी वुड पास। ये हमारा सेकंड कंडीशन। इसके बाद है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन को हम इस तरह लिखते हैं,
कि सबसे पहले आप इफ लगाएंगे और इफ के बाद आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैड प्लस अभी हमने पढ़ा ना कि हैड पर हमेशा हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये चला जाएगा नहीं थर्ड में, हाँ ये है पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। एक ही बात आप इसको पास्ट परफेक्ट कह ले, इसको पास्ट इंडेफिनिट कह ले, लेकिन मैं उससे भी आसान आपकी आसानी के लिए वर्ब्स का नाम ले रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में ये बैठ जाए कि हमने यहाँ सेकंड फॉर्म इसके लिए है कि अगर पहला कंडीशन है पहली फॉर्म है पहले हिस्से में, सेकंड कंडीशन है सेकंड फॉर्म है, थर्ड कंडीशन है तो थर्ड फॉर्म में हेड के साथ। तो इसके बाद आपने लगाना है दूसरे हिस्से में विल की जगह वुड, शुड, और उसके बाद आपने हैव लगाना है, और हैव के बाद अभी मैंने बताया हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है वो आपकी थर्ड फॉर्म लगती है, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी। अच्छा कोई फिक्रा लिखते हैं, इफ शी हैड वर्कड, इसको भी हमने पढ़ना वर्कड, वर्कड नहीं पढ़ना, इसको हमने पढ़ना चूंकि ये वॉइसलेस है, अभी आपको समझ नहीं है वॉइसलेस क्या है। हम इसको पढ़ेंगे इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड, पास इस तरह ये फिर तो ये हमारे अभी मैंने आपको सिर्फ जो 9 हमारे बेसिक रूल्स थे अभी हमने सिर्फ उसको डिस्कस किया है। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन अबाउट दिस वन यू कैन आस्क फ्रॉम मी, एनी क्वेश्चन। It's okay? Yes. Okay, that's good.